जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। मिडल ईस्ट में इजराइल और फलस्तीन के संघर्ष को आज पूरा 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में इजराइल ने क्या कुछ हासिल किया है और फलस्तीन ने क्या कुछ हासिल किया है, हम एक छोटा सा विमर्श इस पर करना चाहते हैं। पहले क्या हो रहा था, पिछले 70 सालों का क्या इतिहास है, इसमें जाने का समय नहीं है। एक छोटा सा वीडियो इसके लिए शायद बहुत बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है कि आपसे विस्तृत रूप से बातचीत की जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि आपको ये बताया गया है या दुनिया ये जानती है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। लेकिन उससे पहले भी क्या कुछ हो रहा था इजराइल और फलस्तीन की सरजमीन पर, आपको जानना बहुत संक्षेप में ज़रूरी है। और अगर आप दुनिया भर की खबरों से अवेयर रहते हैं या आपको पढ़ने का शौक़ है, आप रिसर्च का शौक़ रखते हैं, तो आपको ये ज़रूर रिसर्च करना चाहिए कि किस तरह से लगातार 70 सालों से इजराइल फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। निर्दोष फ़लस्तीनियों को वो किस तरह से प्रताड़ित करता है, किस तरह उनका दमन करता है, किस तरह कभी उनकी बिजली काट देता है, कभी उनका पानी सप्लाई रोक देता है, और जो तमाम अमानवीय कृत्य हो सकते हैं वो इजराइल लगातार करता रहता है। 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला दरअसल हमास की तरफ से रिटेलिएशन का हमला था, प्रतिशोध का हमला था, और इजराइल ने उसको इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जिसमें पूरी दुनिया की मीडिया ने उसका साथ दिया कि इजराइल एक विक्टिम है। लेकिन आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया के सामने ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि इजराइल एक बर्बर और क्रूर राष्ट्र है जिसके सामने न तो इंसानों की कोई कीमत है, ना मानवता के नैतिक सिद्धांतों के साथ उसका कोई लेना देना है, न वो मानवाधिकार को खातिर में लाता है, न वो दुनिया के सामने किसी भी देश को अपने से बेहतर समझता है, बल्कि वो समझता है कि वो दुनिया का इकलौता चौधरी है जिसके सर पर अमेरिका का हाथ है, अंकल सैम का हाथ है। और ये बात भी बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि जिस दिन अमेरिका अपना हाथ इजराइल से हटा देगा, इजराइल के पास 76 से 72 घंटों का वक्त नहीं होगा, वो दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बात इजराइल भी बहुत अच्छी तरह जानता है। और मैं आपको ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि हमला होने के तीसरे या चौथे दिन से इजराइल ने बम और बारूद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और इजराइल को अमेरिका ने बम और बारूद की सप्लाई शुरू कर दी थी। और अभी तक पिछले 1 साल में 85,000 टन बम और बारूद फलस्तीन की सरजमीन पर गिराए जा चुके हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। द क्रेडल एक वेबसाइट है, उसके हवाले से, और गाज़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिशियल के जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं कि पिछले 1 साल में फ़लस्तीन की सरजमीन पर क्या कुछ होता रहा है। 86% जो है गाज़ा पट्टी का वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। 85,000 टन विस्फोटक फ़लस्तीन की सरजमीन पर गिराए जा चुके हैं गाज़ा पट्टी पे। 50,000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हो चुका है जिसमें 16 से 17,000 बच्चे शामिल हैं, 12 से 13,000 महिलाएं शामिल हैं, 85 सिविल डिफेंस के वर्कर्स हैं, 175 पत्रकार मारे गए हैं, 1,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ मारे गए हैं, 125 से ज़्यादा स्कूलों को बर्बाद किया जा चुका है, 35 से ज़्यादा अस्पतालों को इजराइल बर्बाद कर चुका है, 150 से ज़्यादा एम्बुलेंस को बर्बाद कर चुका है, 80 से ज़्यादा छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स को बर्बाद कर चुका है इजराइल। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि इतना कुछ करने के बाद भी इजराइल आज तक कूटनीतिक तौर पर हमास से जीत नहीं पाया है और निरंतर उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गाज़ा पट्टी में लाशें गिर रही हैं जिसका सिलसिला अब दक्षिणी लेबनान तक पहुंच चुका है, यह अलग बात है। लेकिन इजराइल में क्या कुछ हो रहा है यह आपको जानना बहुत जरूरी है। ये
75% से ज्यादा इजरायली इस बात को मानते हैं कि हमास को हरा पाना इजराइल के लिए संभव नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं आपको जून के महीने की बात बता रहा हूं, जब इजरायली आर्मी के एक अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो इजराइल से नहीं लड़ सकते हैं। उनका कहना था, द आइडिया दैट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय हमास, टू मेक हमास वैनिश, दैट इज थ्रोइंग सैंड इन द आईज। यानी इजराइल का ये कहना कि वो हमास को तबाह कर देगा, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और अब ये लड़ाई हमास से बाहर निकलकर हिजबुल्लाह और हुती तक पहुंच चुकी है। यमन भी इसमें शामिल है, लेबनान भी इसमें शामिल है। और पिछले एक हफ्ते से क्या कुछ हो रहा है ये भी हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने रिटेलिएट किया, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, और उसने ये बता दिया कि किस तरह तेहरान में उसने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को असैसिनेट किया। उसके बाद लेबनान में जाकर के हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट किया, उनकी हत्या की। ये उसका बदला था। और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो हम दोबारा इजराइल पर हमला करेंगे, क्योंकि अब धैर्य का समय समाप्त हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको बता दे रहा हूं कि 10% से ज्यादा इजरायली अपना देश परमानेंटली छोड़ चुके हैं, और हर तीसरा इजरायली अब उस देश को छोड़ देना चाहता है। वो अपने बच्चों की, अपने परिवार की हिफाजत चाहता है। हालांकि ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं कि लेबनान की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो या हमास की तरफ से हो, अभी तक जो यूएन चार्टर्ड या जो वॉर एथिक्स होते हैं उसका पूरा पूरा पालन किया जाता रहा है। इजराइल के सिविल जो एरिया है जहां सिविलियंस रहते हैं, उन इलाकों पर अभी तक किसी भी तरफ से हमला नहीं हुआ। आज पहला मौका है शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लेबनान की तरफ से इजराइल के शहर हाइफा पर मिसाइल दागे गए हैं, क्योंकि अब लेबनान को लग रहा है कि अब यह अति हो चुकी है। जमीनी लड़ाई में इजराइल कहीं नहीं टिक पाएगा। उसने बार बार कोशिश की है पिछले 1 हफ्ते में लेबनान की सीमा में घुसने की, और वो वहां से खदेड़ दिया जा रहा है। बल्कि उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं। 100 मारे जाते हैं तो इजराइल बताता है कि 8 मारे गए हैं। 10 टैंक बर्बाद होते हैं तो इजराइल ये बताता है कि 2 टैंक बर्बाद हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया पर उसका पूरा पूरा कंट्रोल है और उसने अपने यहां की मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखा है। दूसरी तरफ फलस्तीन के लोगों की शहादत भले ही हो रही है, उनकी हत्याएं भले ही हो रही हैं, निर्दोष बच्चे भले ही मारे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फलस्तीन की आज़ादी के समर्थन में पूरी दुनिया भर से जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं उसमें निरंतर इजाफा हो रहा है। और ये वो कारण है कि आज फ्रांस जैसा प्रो इजराइल मुल्क माना जाने वाला जो देश है फ्रांस, उसके जो चीफ हैं, उसके जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करना पड़ेगा, बंद कर देना चाहिए। यह अलग बात है कि इजराइल ने उनको दो टूक जवाब दिया है कि वो उनके हथियारों के बिना भी लड़ सकता है, लेकिन अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मालदीव्स, ब्रुनेई, आयरलैंड, स्पेन, कोलंबिया, कुवैत जैसे छोटे छोटे देश आज इजराइल के सामने खड़े हो गए हैं। साउथ अफ्रीका ने तो बाकायदा, ब्राजील ने तो बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। साउथ अफ्रीका ने बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा दायर कर रखा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ने युद्ध अपराधी माना है नेतन्याहू को। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि इजराइल की गुंडागर्दी का आलम यह है कि उसने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को अपने यहाँ आने से मना कर दिया है, बल्कि प्रतिबंधित कर दिया है। और ये जो मैंने आपसे अपने वीडियो के शुरू में कहा कि इजराइल लगातार फलस्तीनियों का दमन करता रहता है, और 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला था वो दरअसल रिटेलिएशन था। ये बात यूएनओ ने भी एक्सेप्ट की है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से जो हमला हुआ है उसे शून्य नहीं माना जा सकता है। लगातार इजराइल फलस्तीनियों का दमन करता रहता है, तो ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है कि वो प्रतिरोध करें, प्रतिशोध करें, एहतिजाज करें, रिटेलिएट करें। यह अलग बात है कि दुनिया ने इसको इस तरह पोर्ट्रे किया है कि हमास ने इस जंग की शुरुआत की है, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ शोध करना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मिडिल ईस्ट की खबरों के लिए कम से कम गोदी मीडिया से आप दूर रहिए। गोदी मीडिया के पास
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गोदी मीडिया आपको दिग्भ्रमित करने वाले जो खबर है, दिग्भ्रमित करने वाली जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित करता रहता है। दिन भर वो क्या कुछ चलाता रहता है, उस पर चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। 2 घंटे में ईरान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, 55 लाख सैनिकों ने ईरान को घेर लिया है। मतलब आपकी कल्पना से परे है ये तमाम चीजें जो गोदी मीडिया के नोएडा सिटी में बैठे एंकर और एंकरनिया मल्टीविटामिन कैप्सूल खा करके चिल्लाते हुए आपको बताते हैं। और इनको क्या पता है मार्शल ट्रेडिशन क्या होता है। इनको ये बात सिखाई गई है कि 2000-2500 किलोमीटर की जमीन अगर तुम्हारी कोई ऑक्युपाई कर ले तो एक बार कह दो कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुस सकता है, और तुम इस पर जो है इस पर एक डिबेट चलाओ और इसी को पूरा पैकेज बना करके दिन भर चलाते रहो कि नॉन बायोलॉजिकल इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी रहे हैं, नॉन बायोलॉजिकल महामानव देवताओं के देवता, उन्होंने ये कह दिया है तो बस ये ईश्वरीय आकाशवाणी है, आपको यही मान लेना चाहिए। आज इजराइल ने अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से गायब कर दिया है। यह अलग बात है कि बाद में फिर उसने शामिल किया, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। चाइना तो बार बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता ही रहता है, लेकिन लाल आंख दिखाने वाले लोग भी आपके यहाँ ही बैठे हैं कि उनको लगता है कि वो लाल आंखें दिखा रहे हैं। भले ही वो लाल आंखें दिखाते हैं या झूला झुलाते हैं, ये तो हम सब देखते हैं। इसका फैसला आपको अपने बौद्धिक विवेक से करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज हम जो मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, अब ये लड़ाई गजा पट्टी से निकलकर लेबनान में शिफ्ट हो गई है और आने वाले दिनों में भी इसके रुकने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल बार बार ये चाहता है कि ईरान सीधे युद्ध में शामिल हो जाए, लेकिन ईरान बर्दाश्त कर रहा है, या आप यूं कह सकते हैं कि ईरान इजराइल की इस मक्कारी को समझ रहा है। इसलिए उसने एक बार 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर नेतन्याहू को समझा दिया है कि ठंडे रहो, नहीं तो फिर हम बीच में आएंगे। और अमेरिका को भी समझा दिया है कि बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना मिडिल ईस्ट में आपके जितने एयरबेसेस बने हुए हैं हम उनको भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल ये चाहता है कि ईरान जिस दिन डायरेक्ट वॉर में आएगा उस दिन अमेरिका उसके सपोर्ट में खुल करके आ जाएगा। हालांकि अब भी अमेरिका उसके सपोर्ट में खुलकर खड़ा हुआ है। यूएन में जब भी युद्ध विराम का प्रस्ताव आता है अमेरिका वीटो करता है, और यही वजह है कि ये जंग इतनी लंबी चल रही है। छोटे छोटे देशों की तरफ से ये आवाजें उठ रही है कि फलस्तीन में युद्ध विराम होना चाहिए, उनके बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए और इजराइल की गुंडागर्दी पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के चौधरियों को लगता है कि ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं वही दरअसल दुनिया को जीतने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। और अमेरिका का इतिहास कितना रक्त रंजित रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब भी अमेरिका सिर्फ इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि अमेरिका यूक्रेन के साथ भी खड़ा हुआ है, और यूक्रेन रशिया से युद्ध लड़ रहा है। यानी अमेरिका को यह लगता है कि वो यूक्रेन की पीठ पर खड़ा होकर के रशिया जैसे सुपर पावर से टकरा जाएगा। इधर इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका उसकी पीठ पर सवार होकर ईरान से टकरा जाए। तो अमेरिका की जो सिविलियंस आबादी है, जो आम जनता है अमेरिका की, उसमें इतना असंतोष है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपनी सरकारों के खिलाफ इजराइल के अंदर फलस्तीन के समर्थन में जुलूस और रैलियां होती हैं, लेकिन वो खबरें आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले 1 साल में इजराइल ने हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम भले ही कर दिया हो, लेकिन दुनिया में समर्थन और राजनयिक स्तर पर फलस्तीन ने ये जंग इस जंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त बना रखी है। और लगातार एक के बाद हर गुजरने वाले दिन और घंटे के बाद फलस्तीन की समर्थन में आवाजें बुलंद होती जा रही हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। और दुनिया के जो तमाम चौधरी या जो कथित सुपर पावर देश हैं वो तमाशबीन बने खड़े हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस जंग के रुकने के आसार दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मेरी यह कामना है कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। इस अपील के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।